हेडिंग डाल लिए। अब हेडिंग का मतलब सिंपल देखो, ध्यान देना, यहां पर ना हम चैप्टर 6 चालू कर रहे हैं, तो सिंपल ध्यान से सुनो। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने क्या देखा, हमने ऐसे एक ओवरव्यू देखा जेनेटिक्स का, बाहर ऐसे, उसके अंदर नहीं गए। यहां पर क्या है, हम ना माइक्रोस्कोप के अंदर चले जाएंगे, माइक्रोस्कोप के हिसाब से देखेंगे, है ना। जैसे डीएनए है, आपने केवल ये देखा उसमें कि वाटसन क्रिक ने ऐसा मॉडल दिया, ठीक है। अब ये कौन कौन सी चीज से मिलकर बना है ना, उसका पूरा स्ट्रक्चर, जैसे मान लो शुगर से बना है, एक शुगर है उसमें इन्वॉल्व, तो उस शुगर का स्ट्रक्चर कैसा है ना। जैसे शुगर हम लोग दो प्रकार के पढ़े थे स्ट्रक्चर, एक था पायरानोज, एक था फ्यूरानोज, याद है, कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे थे तो, है ना। तो इसमें जो शुगर इन्वॉल्व है वो कैसा वाला है, ठीक है। तो पूरा डिटेल ऐसा माइक्रोस्कोपिक ऐसे एकदम जूम करके पढ़ेंगे, ऐसा मान लो। एक किसी में भी ऐसा डाउट आए, जैसे उसमें क्या था, डीएनए था, तो डीएनए क्या क्या से मिलकर बना, ऐसे जूम करके पूरा ऐसे, डीएनए है तो 3 चीज से मिलकर बना है, ऐसा। यहां पर हम माइक्रोस्कोपिक व्यू देखेंगे, ऐसा मान लो, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, यहां पर क्या है, हम माइक्रोस्कोपिक व्यू तो देख रहे हैं, तो आपको मालूम है कि इससे पहले हमने डीएनए के बारे में ही पढ़ा है, जहां से कैरेक्टर्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते, ऐसा पढ़े हैं ना। अब देखो यहां पर हम डीएनए की ही बात करेंगे, टोटल डीएनए की बात क्यों करेंगे, देखो मैक्सिमम जीवों में जेनेटिक मटेरियल क्या रहता है, डीएनए, मैक्सिमम जीवों, ठीक है। अब आपके पास यहां पर देखिए जेनेटिक मटेरियल दो प्रकार के हैं, एक है आरएनए, एक है डीएनए। कौन कौन से हैं, आरएनए और डीएनए। तो मैं बोल रहा हूं मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैरी डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, है ना, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में, तो इसको हम यूनिवर्सली बोल सकते हैं। इसको अपन लिविंग लिख दें तो ज्यादा सही रहेगा। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है अधिकतर, ठीक है, अधिकतर जीवों में। तो आरएनए क्यों लिखवाए हैं फिर, है ना। वायरस इज ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जीव है क्या वो वायरस, वायरस जिंदा है, जीव है वो, उसको जीव बोलते हैं अपन। एक जीव होने के लिए क्या होना चाहिए, सेल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेल। वायरस इज अ सेल, सेल है, सेल में बहुत सारी चीजें रहती हैं, है ना। अब वायरस में केवल दो चीज तो आप पढ़ते हो, एक है उसका आउटर लेयर जिसको बोलते हैं प्रोटीन लेयर, और एक रहता है जेनेटिक मटेरियल, या तो डीएनए या फिर आरएनए। और वायरस तो मान लो यहां पर ऐसे पड़ा हुआ है, तो ये वो क्या है, एक पत्थर के समान है, वो जिंदा नहीं है। वो जिंदा तब होता है जब वो किसी जीव के अंदर जाता है ना। ऐसे बाहर है तो फिर उसको निर्जीव बोलते हैं। इस कारण से वायरस को क्या बोलते हैं अपन, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है ना। इसलिए उसको हम जीव की श्रेणी में नहीं रखते, जीव नहीं मार रहे हैं उसको, ठीक है। लेकिन आरएनए वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है, किसमें, आरएनए। अब सभी वायरसेस में नहीं, है ना, सम वायरसेस, जैसे कि कोरोना वायरस, है ना, एचआईवी वायरस, रेबीज का वायरस, ये सारे आरएनए वायरस हैं। एग्जांपल लिख ले क्या, एचआईवी, ये वायरस का नाम है ना, ठीक है। रेबीज का वायरस आप लिख सकते हैं, रेबीज, रेबीज, रेबीज का वायरस। चलो, डीएनए का पूरा नाम बताने की जरूरत है क्या, है ना, पूरा नाम बता सकते हो आप, क्या है पूरा नाम, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना। और आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना। ये एक न्यूक्लिक एसिड है, क्या है, न्यूक्लिक एसिड, उसके नाम में उसका अर्थ छिपा है। ये एक ऐसा एसिड है
जो न्यूक्लियस में मिलता है। किसमें मिलता है? न्यूक्लियस में, ऐसा। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे। ये सभी जीवों में मिल रहा है डीएनए, और ये कुछ वायरसेस में, जिसको हम जीव नहीं मानते, ठीक है, सेल नहीं मानते। रीजन क्या है कि सभी जीवों में डीएनए को ही एक जेनेटिक मटेरियल के रूप में दिया गया है। क्या रीजन है इसके पीछे? ध्यान से सुनना। जैसे मैं बोल दूं आपको, यहां पर एक सीढ़ी है, ले एक डंडी है, यहां पर मैंने ऐसे सीढ़ी लगा दी है ना, ये एक ऐसी सीढ़ी है, और यहां पर है एक एक्स्ट्रा सीढ़ी जिसमें ऐसी पत्तियां हैं, ऐसे जुड़ी हुई। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि आपको इस जगह पर पहुंचना है, इस सीढ़ी को पार करके ऐसे। ठीक है, तो आप किसके सहारे जाओगे? इसके सहारे कि इसके सहारे? इस डबल स्ट्रैंड वाले के या फिर सिंगल स्ट्रैंड? इसमें क्यों नहीं जाओगे? गिर जाओगे ना। ये अनस्टेबल है। क्या है? अनस्टेबल। ये स्टेबल है, दोनों तरफ से मजबूती से पकड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है आप किसमें जाओगे? इसके द्वारा। समझ रहे हैं ना? क्यों? क्योंकि ये क्या है? स्टेबल है, और ये अनस्टेबल है। क्या है? अनस्टेबल। जब आप ही इस चीज को अलाउ नहीं कर रहे कि इस चीज के द्वारा मैं यहां पर नहीं जाऊंगा या फिर नहीं जाऊंगी करके, है ना, तो फिर नेचर क्यों ऐसे करेगा? क्योंकि ये क्या है? अनस्टेबल है। क्या है? अनस्टेबल। तो आरएनए तो सिंगल स्ट्रैंडेड रहता है ना, मालूम है ना? आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, और डीएनए कैसा रहता है? डबल स्ट्रैंडेड। तो नेचर ने क्या किया? जो स्टेबल चीज है, इस चीज को सभी तरफ ऐसे बांट दिया। स्टेबल है मतलब ये कहीं पर भी जाके चिपक जाएगा, कोई भी रिएक्शन कर देगा, ऐसा माना उन्होंने। यहां से गिर जाओगे, चढ़ोगे तो ऐसा, ठीक है, लेकिन यहां पर गिरने का चांस नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो इस कारण से डीएनए को एक जेनेटिक मटेरियल के रूप में ऐसे नेचर के द्वारा यूज किया गया है। तो सभी जीवों में, लगभग सभी जीवों में डीएनए ही क्या रहता है? एक जेनेटिक मटेरियल के रूप में रहता है। अब जेनेटिक मटेरियल मतलब क्या? ऐसे करके दिमाग में आ रहा है कुछ? जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस हैं इसमें, इस डीएनए में, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। माता पिता से उन कैरेक्टर्स को बच्चों में लाया जाता है। किसके द्वारा? इस डीएनए के द्वारा। तो इसी कारण से इसको बोला जा रहा है जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते हैं इस कारण से। समझ गए ना? कोई समस्या? अब कोई पूछेगा तो आप बता दोगे डीएनए को जेनेटिक मटेरियल के रूप में क्यों यूज कर रहे हैं? बता सकते हो क्यों यूज कर रहे हैं अपन? हाँ, बिकॉज इट इज स्टेबल। ठीक है, चलिए लिखिए। हो गया? हो गया ना? ये समझ में आ गया ना? एकदम क्लियर है। ठीक है, अब देखते हैं इसका लोकेशन। आखिर ये जेनेटिक मटेरियल कहां पर पाया जाता है ना? एक सेल में कहां पर मिलता है? ये देखिए, अकरेंस। अकरेंस का मतलब होता है प्राप्ति स्थान, कहां पर वो मिलता है। ठीक है, अकरेंस का मतलब कहां पर वो मिल रहा है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सेल हम देख रहे हैं हमारे पास क्या है? यहां पर दो प्रकार के सेल दिख रहे हैं आपको। एक को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और एक को बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, समझ रहे हो ना? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब दोनों में अंतर क्या है? यूकैरियोटिक में अपने पास दो प्रकार के रहते हैं, एक तो एनिमल, दूसरा है प्लांट। ये क्या है? एनिमल, एनिमल सेल है। और ये क्या है? प्लांट सेल। ठीक है, अब सेल में हमारे पास दो प्रकार के सेल हैं। अब दोनों में ये जो डीएनए है, ये जो जेनेटिक मटेरियल है, वो कहां पर मिलता है? क्या सेम जगह पर मिलता है दोनों में, या फिर दोनों का स्ट्रक्चर सेम है? क्या अलग अलग है ना? डिफरेंस है कुछ, है ना? सबसे पहली चीज, अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसमें डीएनए मिलता है कहां पर? न्यूक्लियस में। ठीक है, न्यूक्लियस में मिलता है। एक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस जिसके अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, लेकिन यहां पर एक प्रोकैरियोटिक सेल में बोले
तो यहाँ पर न्यूक्लियस जैसी संरचना नहीं पाई जाती। तो फिर इसमें क्या है, पूरा खाली जगह है जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं ना। तो यहाँ पर ये जो डीएनए है, ये जो जेनेटिक मटेरियल है, वो कहां पर मिल रहा है, साइटोप्लाज्म में। ये साइटोप्लाज्म है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है कि न्यूक्लियस के अलावा आपको और कहीं पर डीएनए मिलता है क्या, देखिए तो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया। अगर एनिमल सेल में बोलेंगे तो दो जगह आपको जेनेटिक मटेरियल मिल रहा है, एक न्यूक्लियस, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। और अगर प्लांट सेल में बोले तो यहां पर कितनी जगह मिलेगा, यहां पर न्यूक्लियस में तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा और कहां मिलेगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है आप लोग को, हाँ, तो यहां पर भी मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके अलावा हाँ, ये जो हरा कलर में दिख रहा है छोटा छोटा गोली टाइप का, इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर आपको अंतर देखने को मिल रहा है कि यूकैरियोटिक सेल में भी जेनेटिक मटेरियल में अंतर है। एनिमल सेल में दो जगह, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा न्यूक्लियस। प्लांट सेल में कितनी जगह, तीन जगह, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। और यहां पर प्रोकैरियोटिक में इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है इसके पास, क्योंकि ऑर्गेनेल्स वगैरह नहीं मिलते। एक ऑर्गेनेल मिलता है, वो भी कौन सा, राइबोसोम। राइबोसोम मिलता है ना, इसमें 70S, इसमें 80S ऐसे पढ़े हैं, याद है ना। अब यहां पर जो एक्स्ट्रा एक ऐसा रहता है, इसके पास एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल जिसको बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड, है ना। साइटोप्लाज्म में ही दो प्रकार के ऐसे आपको डीएनए कंटेंट मिलेंगे, या फिर क्या बोल सकते हैं, जेनेटिक मटेरियल मिलेगा साइटोप्लाज्म में ही। एक तो मेन डीएनए रहेगा, एक एक्स्ट्रा के रूप में क्या रहेगा, प्लाज्मिड। तो लोकेशन आपको पता चल गई कहां पर मिल रहा है, यूकैरियोटिक में इतनी जगह, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस। यहां पर प्लाज्मिड तो खुद एक डीएनए है रे, है ना। प्लाज्मिड डीएनए है जो कि साइटोप्लाज्म में पड़ा है। ये एक्स्ट्रा डीएनए है, क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है, ये एक्स्ट्रा डीएनए है। ये कोई संरचना नहीं है ना, कि इसमें मिलेगा डीएनए, ये खुद एक डीएनए है, ठीक है, जो कि साइटोप्लाज्म में मिल रहा है। क्लियर नहीं, इतना समझ गए। प्राप्ति स्थान बता सकते हो, लोकेशन। चलिए फिर अब ध्यान दीजिए, इधर हो गया होगा, ध्यान देना, ठीक है। इसके डीएनए में और इसके डीएनए में अंतर है कुछ, मतलब हो सकता है ना आपको पूछ दे कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए मिलता है वो कैसा मिलता है, लीनियर मिलता है कि ऐसा गोल मिलता है, राउंडेड, सर्कुलर बोलते हैं जिसको। प्रोकैरियोट में कैसा डीएनए मिलता है, ये जो डीएनए है ये सर्कुलर है। कैसा है, सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर का मतलब समझ रहे हो, ऐसा गोल, ऐसा, ठीक है। और ये डीएनए रहता है ऐसा डबल स्ट्रैंडेड। तो ध्यान देंगे, प्रोकैरियोट में डीएनए रहता है सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड। यूकैरियोट में डीएनए मिलता है, लेकिन ये डीएनए कैसा रहता है, लीनियर। कैसा रहता है, लीनियर मतलब एक लाइन, ये देखो ऐसा एक लाइन खींच दी है ना, इसका एक छोर ये दूसरा छोर, यहां पर छोर ढूंढते रहोगे, देखो मिलेगा क्या, गोल में कोई छोर मिल रहा है इसका, नहीं, है ना। इसको बोलते हैं अपन सर्कुलर। ये है लाइन, जिसके कारण इसको बोलते हैं लीनियर। तो ऐसा डबल स्ट्रैंडेड मिलता है, ठीक है। और लीनियर डीएनए, लीनियर डीएनए अगर हमारे अंदर बात करें तो, है ना, यूकैरियोटिक सेल में बात करें चाहे प्लांट सेल में बात करें तो। लेकिन ये चीज मैं कहां लिखा हूं, देखिए ध्यान देना, कहां लिखा है, न्यूक्लियस में। किसमें, न्यूक्लियस में। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर क्लोरोप्लास्ट में कैसा मिलता है डीएनए मालूम, सर्कुलर। तो यहां पर आपको मिलेगा सर्कुलर, यहां पर भी मिलेगा और क्लोरोप्लास्ट में भी मिलेगा, कैसा, सर्कुलर, ठीक है। तो हमारे अंदर दो टाइप के संरचना के डीएनए मिलते हैं, एक रहता है लीनियर, ऐसा लाइन वाला, और दूसरा मिलता है ऐसा सर्कुलर, ठीक है।
वो भी डबल स्टैंडर्ड। क्लियर नहीं? इतना हो गया। चलो एक सवाल आ रहा है, ध्यान से सुनना। अगर मैं पूछूं कि डीएनए और आरएनए में से पहले कौन आया, मतलब पहले कौन बना, ऐसा करके, तो फिर आप क्या बोलोगे? आरएनए। आरएनए बोलोगे ना। अब इसको ऐसे समझने के लिए कि वो पहले क्यों आया होगा, ध्यान से सुनना। ये लिख लियो, मिटा दो इसको। देख, दोनों में से पहले कौन आया होगा, ध्यान से सुनना। ऐसे में ना याद रहेगा आपको, ऐसे में ना रटने वाला ना भूल जाते हैं अपन। तो ध्यान से सुनो। जैसे मुझे एक सीढ़ी बनाना है, क्या बनाना है? सीढ़ी। ये लो भाई, ये सीढ़ी। एक डंडी पहले लगाऊंगा ना, उसके बाद इसमें एडजस्ट करने के लिए कि बराबर आ रहा है नहीं, यहां पर ऐसे पंक्तियां लगा दूंगा। लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा? लगाऊंगा ना। तो पहले मैंने ये संरचना बनाई, इसके बाद मैं क्या कर सकता हूं, ये संरचना है, इसी को यहां पर एडजस्ट करने के लिए, स्टेबल करने के लिए मैं यहां पर ये डंडी लगा दूंगा। समझ रहे हो ना? ये बनाने के लिए मुझे सबसे पहले ये बनाना पड़ा, नहीं पड़ा? तो सबसे पहले क्या बनेगा? आरएनए, उसके बाद डीएनए। ठीक है? ऐसे में ये चीजें ना याद रहेंगी आपको, है ना। इसका पूरा कॉन्सेप्ट तो हम समझेंगे जब एवोल्यूशन पढ़ेंगे तो। ठीक है, कि आखिर सबसे पहले आरएनए बना तो कैसे बना, डीएनए बना तो वो कैसे बना। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है ना, क्या न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस है या फिर और किस चीज का डिफरेंस है, तो ये पूरा भी देखेंगे। ठीक है, चलिए। अगर डिफरेंस बताना हो तो बता सकते हो इसमें, है ना। कुछ डिफरेंस एकदम उसको क्लियर कर लेना। चलिए, अकरेंस हो गया। अब डीएनए के बारे में देखते हैं कि इसकी लेंथ क्या है, लंबाई क्या है, जो आपकी एनसीईआरटी में दी गई है। अगर आपकी एनसीईआरटी में इसका पूरा दिया गया है एक एक नंबर, तो आपको याद रखना है उसको, है ना। एनसीईआरटी में दिया है मतलब उसको याद रखना है नीट के पर्पज से। ठीक है, इसका पूरा नंबर दिया गया है कि कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं इसके, ऐसे करके। अब ध्यान से सुनो। डीएनए इज द लार्जेस्ट पॉलीमर। डीएनए को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड, है ना। पॉली का मतलब होता है मेनी, क्या होता है? यहां पर लिख दिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड। यहां पर पॉली का मतलब होता है मेनी, मेनी मतलब बहुत सारा। ठीक है, बहुत सारे क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। अभी इसके बाद देखेंगे क्या होता है न्यूक्लियोटाइड्स, किस किस चीज से मिलकर बना है। ठीक है, तो इससे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है, इस कारण से इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर। अब ये क्या है? लार्जेस्ट पॉलीमर है। जैसे हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये सब क्या है? पॉलीमर है। क्या है? पॉलीमर। उसमें से ये क्या है? लार्जेस्ट पॉलीमर। क्या है? लार्जेस्ट पॉलीमर। ठीक है, अब ध्यान देना। ह्यूमंस में टोटल जीनोम में अगर देखा जाए कितने जीन्स प्रेजेंट है, कितने जीन प्रेजेंट है, देखिए 21,000 जीन। कितने जीन? 21,000 जीन। टोटल जीनोम मतलब आपके पास 23 जोड़ी क्रोमोसोम है ना, 23 जोड़ी क्रोमोसोम में 21,000 जीन है मात्र। और अगर बेस पेयर बोले तो बहुत ज्यादा बेस पेयर है ना, करीब करीब कितने हैं देखिए, यहां पर लिखा है 3.3 गुणा 10 का घात 9 बेस पेयर, है ना। मतलब करीब करीब 3 बिलियन के आसपास। कितने बिलियन? 3 बिलियन बेस पेयर। बिलियन मतलब समझते हो ना, करोड़ों की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो ऐसा यहां पर क्या है, ह्यूमंस में बेस पेयर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जीन की मात्रा क्या है? कम है। अगर इसमें मैं बोलूं, अगर 98.5% क्या रहता है आपके पास ना, नॉन जीन है। नॉन जीन का मतलब टोटल डीएनए में से 98.5% ना प्रोटीन नहीं बनाता। समझ रहे हो? 100% डीएनए, उसमें से इतना परसेंट प्रोटीन नहीं बना रहा। प्रोटीन क्या बना रहा है? 1.5%। ये इसी को बोलते हैं अपन जीन। क्या बोलते हैं? जीन से ही प्रोटीन बनता है क्या? नहीं बनता। रेशियो कितना अंतर है देख रहे हो? इतना एरिया ये नॉन कोडिंग एरिया है, मतलब यहां से कोई भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं बनता। इस परसेंट से 1.5% से जीन बनता है ना, यहां से प्रोटीन के लिए कोड बनते हैं। बहुत अंतर है। अब देखो आपकी एनसीईआरटी में क्या दिया है, ये
ह्यूमंस में डीएनए की जो बेस पेयर संख्या है वो इतनी है, 3.3 गुणा 10 का घात 9 बेस पेयर। ध्यान से सुनना, बेस पेयर है, क्या है? बेस पेयर। अगर आपको पूछ देंगे न्यूक्लियोटाइड, क्या पूछ सकते हैं? न्यूक्लियोटाइड। तो एक न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है एक बेस। क्या होता है? एक बेस। समझ रहे हैं ना? यहां पर क्या लिखा है? बेस पेयर लिखा है। तो अगर मैं बोल लूं यहां पर कि इसमें टोटल न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी, तो आपको क्या करना होगा? बेस पेयर का मतलब होता है इसके पास पेयर में मतलब दो, पेयर में मतलब क्या होता है? दो। तो इसका गुणा आप ऐसे 2 से करा दो। ये जो है ना, इसका गुणा आप ऐसे 2 से करा दो। गुणा का मतलब इधर से कराना है ना, मैं नीचे लिख दिया हूं, जगह नहीं है ऐसे सोच के। तो यहां पर कैसे लिखोगे? 3.3 गुणा 10 का घात 9 इंटू 2। अगर टोटल न्यूक्लियोटाइड पूछेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? देखना, 6.6 गुणा 10 का घात 9। तो आपको अगर टोटल न्यूक्लियोटाइड पूछे या फिर टोटल बेस पूछे तो आप क्या बताओगे? ये टोटल न्यूक्लियोटाइड में। लेकिन अगर आपको बेस पेयर पूछे तो आपको क्या बताना है? ये। समझ रहे हो ना? अगर एनसीईआरटी में ये रेशियो दिया है तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये हो गया ह्यूमन का। टोटल ह्यूमन का डीएनए का लेंथ कितना रहता है? 2.24 मीटर या फिर 2.2 मीटर दिया जा सकता है ऐसे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। बैक्टीरियोफेज है एक प्रकार का जिसको बोलते हैं 5x174। ये बैक्टीरियोफेज है। इसमें जो डीएनए रहता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। कैसा डीएनए है? सिंगल स्ट्रैंडेड। और ये रहता है सर्कुलर। क्या रहता है? सर्कुलर। ठीक है, सर्कुलर है और सिंगल स्ट्रैंडेड है। फेज का मतलब होता है जो किसी को खाता है, जैसे हम बोलते हैं मैक्रोफेज, है ना? फेज नहीं बोलते, खाने वाले को क्या बोलते हैं? फेज। तो ये किसको खाता है? बैक्टीरिया को। ये एक वायरस है। क्या है? वायरस। ये नाम आ जाए ना, इसका मतलब हम वायरस की बात करें। बैक्टीरियोफेज मतलब जो वायरस को खाने वाला, सॉरी, बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस, जो बैक्टीरिया पर इन्फेक्शन करता है। अब इसमें डीएनए ऐसा सिंगल स्ट्रैंडेड, टोटल न्यूक्लियोटाइड की संख्या है ये। इसको बेस पेयर नहीं बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं? टोटल न्यूक्लियोटाइड। यहां पर दूसरा लैम्डा बैक्टीरियोफेज, ये भी एक वायरस है। ये बैक्टीरिया पर हमला करता है। ठीक है, जैसे आप सुने हो ना, गंगा नदी का पानी इतना स्वच्छ क्यों है? ये इस बैक्टीरियोफेज के कारण, जो उस बैक्टीरिया को मार देते जहां जो वहां पर पनप रहा है गंगा नदी में, उसको, इस कारण से गंगा बहुत ज्यादा शुद्ध है ऐसा करके बोलते हैं, इस बैक्टीरियोफेज के कारण। ठीक है, अब इसमें भी डीएनए कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। मतलब ऐसा ऐसा डबल स्ट्रैंडेड ऐसा, लेकिन ये लीनियर है। क्या है? लीनियर। ये क्या है? सर्कुलर। इसमें क्या है? सर्कुलर, ऐसे गोल वाला, ऐसे गोल। ये क्या है? डबल स्ट्रैंडेड है लेकिन लीनियर है। ले भाई, लीनियर। यहां पर टोटल बेस पेयर इतने हैं। अगर आपको बोल देंगे इसका टोटल न्यूक्लियोटाइड निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? इसका 2 से गुणा कर देना। समझ रहे हो ना? इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जा सकता। इसको ऐसे नहीं बोलेंगे कि आपको इसका मतलब कुछ 4 गुना बताओ या 5 गुना बताओ, है ना? एक पूछा जा सकता है बेस पेयर कितने, एक पूछा जा सकता है टोटल बेस, या फिर इसको टोटल न्यूक्लियोटाइड करके। तो आप ऐसे गुना करके इसका टोटल न्यूक्लियोटाइड निकाल सकते हो। क्लियर? इसको हैप्लॉइड डिप्लॉइड की तरह भी पूछा जाता है। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है? आधा। डिप्लॉइड का मतलब पूरा। तो जैसे ये क्या है? एक हैप्लॉइड है ना? ये हैप्लॉइड है। अगर डिप्लॉइड बोलेंगे 2 से गुणा कर दो, टोटल निकल जाएगा। समझ रहे हो ना? ऐसे ई कोलाई है, उसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और कैसा रहता है? ई कोलाई एक बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया। इसमें कैसा डीएनए मिलेगा? लीनियर या सर्कुलर? अभी जस्ट इससे पहले देखे हो कैसा था बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल में? सर्कुलर था ना? हाँ, इसमें भी क्या मिलेगा? सर्कुलर। सर्कुलर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है, ये इसका जो डीएनए कंटेंट है उसकी मात्रा है। ठीक है, ये ह्यूमंस का तो आप देख लिए। आपको केवल ये रेशियो याद रखना है, इसको आप समझ नहीं सकते।
मैं मात्रा नहीं समझा सकता आपको, संख्या को कैसे समझाऊं? इसको समझ रहे हो ना, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर कुछ रहता इसको मैं समझा लेता, चल लीनियर है, डबल स्टैंडर्ड, ये सब मैं अपन क्लियर कर लेते, लेकिन संख्या इसको आपको याद करना ही पड़ेगा, ध्यान में रखना इसको, ठीक है। चलो फिर लिखो, यहां पर देखो, ये है बैक्टीरियोफेज, ध्यान से पहले देख लो उसके बाद। ये है बैक्टीरियोफेज, ऐसा दिखता है, ये क्या है? बैक्टीरियोफेज। ये प्रोटीन कोट इसमें रहता है, ऐसे जेनेटिक मटेरियल इसके, ऐसे डीएनए, ठीक है। तो ये लीनियर है तो ऐसा लाइन दो छोर दिखेंगे, ऐसा टाइप का है, ठीक है। ये ह्यूमन का डीएनए, किसका डीएनए? ह्यूमन का, ऐसे लाइन रहता है, ऐसे डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है। ये सर्कुलर है और डबल स्ट्रैंडेड है, ये किसका हो सकता है? इकोलाई बैक्टीरिया उसका, ठीक है। ये है इकोलाई, देखो क्या है ये? इकोलाई, इसमें ऐसा डीएनए मिलता है, ठीक है। संख्या वाला आता है तो आप लोग का दिमाग खराब हो जाता है, लगता है चेहरा देख के, ऐसे मुंह टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं कुरकुरे की तरह। नहीं तो स्पष्ट दिखेगा ना, अच्छे से करके दिख रहा है ना, तो अच्छा नहीं लग रहा का? चेंज कर देंगे भाई, आप लोग जैसे बोलो। चलो ध्यान देना, हिस्ट्री देख रहे हैं ना, ये जो साइंटिस्ट के नाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जेनेटिक्स के बेस, है ना। टोटल जेनेटिक्स के बारे में, टोटल ना बोल के हम ऐसा बोलते, मैक्सिमम जो जेनेटिक्स का चीज है वो ये सब, इन सब ने मिलकर दिया है सामान, ठीक है। ध्यान से सुनना, मेंडल के बारे में आप क्या जानते हो? अभी इससे पहले चैप्टर में पढ़े हो, है ना। इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। इसके अलावा और कुछ इन्होंने क्या बताया? ये भाई अपन इधर उधर कुछ नहीं बोल रहे हैं, सीधा पूछ रहे हैं, इन्होंने क्या बताया? हाँ, इन्होंने क्या बोला कि कोई चीज ऐसी है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती है, समझ रहे हैं ना, माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर होती है। इन्होंने मटर के पौधे में ये चीज ऑब्जर्व किया था, वहां से कोई चीज किसी दूसरे पौधे में जा रहा है, मतलब उसके बाद जो बीज बन रहा है उस पौधे में वो चीज आपको दिखाई दे रही है, ऐसा, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला? उस चीज को फैक्टर बोला। क्या बोला? फैक्टर। तो फैक्टर शब्द अगर पूछा जाए तो किसके द्वारा दिया गया है? मेंडल के द्वारा। इन्होंने ही सबसे शुरू में बताया कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं करके, क्लियर। शुरुआत फ्रेडरिक मिस्चर जो साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या बताया? हा? हाँ, अच्छा, वेरी गुड, है ना। इन्होंने सबसे पहले डीएनए को डीएनए ना बोल के क्या दिया, क्या बोला? न्यूक्लियन, न्यूक्लियन शब्द इन्होंने सबसे पहले पस सेल से ऑब्जर्व किया था, पढ़े हैं अपन, याद है? पस सेल में इन्होंने जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, कौन से सेल? व्हाइट ब्लड सेल्स, वो भी डेड, डेड है ना, डेड ल्यूकोसाइट, डेड डब्ल्यूबीसी से उन्होंने न्यूक्लिक एसिड, मतलब उस टाइम पे उन्होंने ऐसा नहीं बोला, उन्होंने इसको न्यूक्लिन नाम दिया, इससे प्राप्त किया इसको, ठीक है, सबसे शुरू में। तो अगर डिस्कवरी पूछा जाता है न्यूक्लिक एसिड का, या फिर ना जेनेटिक मटेरियल की डिस्कवरी, या फिर डीएनए की डिस्कवरी, तो किसको बोला जाता है? फ्रेडरिक मिस्चर को। डिस्कवरी अगर पूछे तो, ठीक है, डिस्कवरी जेनेटिक मटेरियल, क्लियर। तो यहां पर इनका नाम आ जाएगा। उसके बाद आते हैं ये अल्टमैन, है ना, ये इनके स्टूडेंट है मान लो। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो न्यूक्लिक एसिड शब्द है उसको बताया। इन्होंने ये देखा कि ये जो न्यूक्लिन है इसको रिसर्च किया। अब उन्होंने देखा ये जो न्यूक्लिन है वो एक एसिडिक, क्या है? एसिडिक, एसिडिक नेचर का है। तो इन्होंने ये ऑब्जर्व किया ये न्यूक्लियस में मिल रहा है और कैसे नेचर का है? एसिडिक। तो इसका सीधा सीधा वैसा ही नाम रख देते हैं। तो क्या नाम रख दिया? न्यूक्लिक एसिड, है ना। टर्म
न्यूक्लिक एसिड। क्लियर। उसके बाद आ जाते हैं फ्रेडरिक ग्रिफिथ। ग्रिफिथ स्टार्टिंग में इन्होंने एक्सपेरिमेंट करना चालू किया था चूहों पर, याद है, पढ़े थे हम लोग, स्यूडोकोकस न्यूमेनी बैक्टीरिया, चूहा मर जाता था उसको इंजेक्शन देता था, याद है ना। तो इन्होंने ऐसे 2 स्ट्रेन लिए थे, R2N-S3, ये बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन थे स्यूडोकोकस न्यूमोनी के। इनको इन्होंने इंजेक्ट किया था चूहों पर, जो चूहे थे उन पर इंजेक्ट करते थे, तो S3 जिसमें डालते थे वो चूहा मर जाता था, R2 जिसमें डालते थे वो जिंदा रहता था। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि S3 वायरुलेंट है, संक्रामक है, ये मार देता है, लेकिन R2 नहीं मार पाता। ये रफ के लिए R लिख रहे हैं, स्मूथ के लिए S लिखे, बाहरी कवरिंग उसका रफ था, इसका स्मूथ, समझ रहे हो। तो चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने बताया कि जब इसको गर्म करके, ये गर्म करते थे मर जाता है S3, ठीक है। अब इसको जब जिंदा चूहे में डालते हैं तो चूहा जिंदा रहता है, क्योंकि इसको गर्म करके मार दिया गया है इस बैक्टीरिया को। उसके बाद क्या किया कि S3 के साथ R2 को मिला दिया, इसको गर्म कर जो किया हुआ है उसमें R2 को मिला दिया, उसके बाद उसको इंजेक्ट किया गया चूहे में, तो फिर वो चूहा मर गया। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, R2 से तो चूहा नहीं मर रहा था, S3 से मर जा रहा था, लेकिन जब इसको गर्म करके डालते थे तब तो चूहा नहीं मर रहा था, लेकिन इस गर्म वाले को और इसको साथ में मिला के डालने पर चूहा क्यों मर गया। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि यहां से कोई चीज, मतलब यहां से S3 से कोई चीज R2 में चली जाती है ना, और फिर इसको S3 में कन्वर्ट कर देती है, S3 में बदल जाती है। तो उस टाइम पे उन्होंने ये नहीं बोला कि वो डीएनए है फिर और क्या है ना, इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन की खोज की थी, बैक्टीरिया में कर रहे थे ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन बताया था बैक्टीरिया में। तो यहां पर उन्होंने क्या बोला कि कुछ चीज, समथिंग है ना, कोई चीज है जो एक बैक्टीरिया से दूसरे में जा रही है, ऐसे बोल दिया। उन्होंने ये नहीं बोला कि डीएनए है, जीन है, या फिर कोई सा भी है, ऐसा कुछ नाम नहीं दिया। उन्होंने बोला कोई चीज इस बैक्टीरिया से इसमें जाती है, मतलब इससे यहां पर ट्रांसफर हो जाती है। तो ये R2 है वो S3 में बदल जाता है, इसलिए इसको क्या बोला, ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोला, ट्रांसफॉर्मेशन, बदल जाना, ट्रांसफॉर्म हो जाना। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है, बदल जाना होता है ना, नहीं होता वैसा। उसके बाद इन्होंने समथिंग जो बोला था उसको क्लियर किए इन्होंने, एवरी मैक्लियार्ड मैकार्टी, इन्होंने रीडिस्कवरी की इसके एक्सपेरिमेंट को, रीडिस्कवर। एकक जो शब्द यहां पर लिखा है ना, इस शब्द से पूछा जाता है कि ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट है उस पर रीडिस्कवरी किसने की, है ना। तो इस साइंटिस्ट का नाम आप याद रखेंगे, ठीक है, या फिर इसका नाम दे देंगे, ऐसा पूछ देंगे कि इन्होंने किसकी रीडिस्कवरी की थी, मेंडल की, फ्रेडरिक मिक्सचर की, या फिर चारगाफ की, वाटसन-क्रिक की, है ना। तो ऐसा आपको नाम याद रखना, फ्रेडरिक ग्रिफिथ का इन्होंने एक्सपेरिमेंट दोहराया था, ठीक है। अब इन्होंने रीडिस्कवरी की, उसके बाद क्लियर किया, क्या क्लियर किया कि जो बैक्टीरिया में यहां से कोई चीज यहां जा रही थी, वो इन्होंने क्या बोला था, समथिंग। तो इन्होंने उसको बताया समथिंग क्या है, डीएनए है। क्या है, डीएनए। अब इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे तब बताया, बैक्टीरिया में प्रोटीन भी है, आरएनए भी है, डीएनए भी है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि प्रोटीन को मारने वाला, प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम यूज किया, प्रोटीएज। उसके बाद क्या बचता है, डीएनए और आरएनए। जैसे यहां पर मैं बोल रहा हूं, डीएनए है, आरएनए है और प्रोटीन है, ठीक है। अब सबसे शुरू में हमने क्या लिया कि प्रोटीन को किल करने वाला एंजाइम, मतलब प्रोटीन को तोड़ने वाला, तो क्या लिया, प्रोटीएज। क्या लिया, प्रोटीएज। तो प्रोटीन टूट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, डीएनए और आरएनए। अब इन्होंने ये देखा कि जो प्रोटीन को तोड़ने के बाद ये 2 बचता है, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, ये क्लियर हो गया, क्योंकि यहां से ये चीजें बन जा रही थी वापस। इन्होंने सबसे पहले ये सोचा होगा ना कि क्या पता प्रोटीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाके इसको बदल दे रहा हो। तो इन्होंने क्या किया, प्रोटीन को ही तोड़ देते हैं सबसे पहले।
तो उसके बाद पता चला कि ये तो वापस इसमें बदल जा रहा था, है ना। तो उन्होंने ये क्लियर किया कि प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन नहीं है। उसके बाद क्या किया, आरएनए को तोड़ने वाला एंजाइम आरएनएज, क्या यूज किया, आरएनएज, ठीक है, आरएनएज एंजाइम यूज किया। अब आपके पास क्या बचता है, अगर आरएनए को तोड़ने वाला डालते हैं तो डीएनए बस बचता है। अब इन्होंने देखा कि अगर आरएनए को भी तोड़ के अपन ये एंजाइम से तोड़ दे रहे हैं, है ना, तो अगर आरएनए जेनेटिक मटेरियल रहता तो ये तो इसमें नहीं बदलता, H3R2 में नहीं, मतलब यहां पर नहीं जाता और इसको H3 में नहीं बदल पाता। अब क्या हुआ, लास्ट ऑप्शन क्या बचा, डीएनए, क्या बचा, डीएनए। ये दोनों काम नहीं किए, प्रोटीन भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है, आरएनए भी नहीं है, तो लास्ट क्या बचता है, डीएनए। तो डीएनए को तोड़ के इन्होंने देखा, डीएनए से एंजाइम डाल के इन्होंने देखा, तो डीएनए अगर टूटता है तो ये H3 इसमें ऐसे बदल नहीं जाता। मतलब लास्ट में क्या निष्कर्ष निकला कि डीएनए ही है जो यहां से यहां चला जाता है और इसको H3 में बदल देता है। एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा अच्छे से किया गया था, है ना, एकदम स्पष्ट रूप से कि कोई डाउट ना रहे, उनके ऊपर कोई सवाल ना उठे। 3 चीजें पॉसिबल थी, प्रोटीन, आरएनए और डीएनए, दोनों पर एक्सपेरिमेंट किया, दोनों गलत साबित हुए। लास्ट क्या बचा, डीएनए। तो इस पर भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इसको तोड़ने वाला एंजाइम, तो इसको भी तोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अब ये इसमें नहीं बदल रहा, तो इससे प्रूफ हो गया डीएनए ही है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में से ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया था डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है बैक्टीरिया में। समझ गए। इरविन चारगाफ के बारे में क्या पढ़े हो, याद है, चारगाफ रूल, चारगाफ रूल पढ़े, याद है कि प्यूरिन की जितनी मात्रा रहती है उतनी ही मात्रा पिरामिडिन की रहती है। प्यूरिन मतलब एडेनिन और ग्वानिन, यहां पिरामिडिन मतलब साइटोसिन थाइमिन। अगर आरएनए रहा तो यूरेसिल, लेकिन आरएनए में ये क्या है, ये रूल केवल डबल स्ट्रैंडेड के लिए लागू होता है। किसके लिए, डबल स्ट्रैंडेड, डीएसडीएनए, ऐसे डबल स्ट्रैंड के लिए लागू होता है, डबल स्ट्रैंड, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इन्होंने ये बताया प्यूरिन और पिरिमिडिन की संख्या बराबर होती है, इसको पढ़ चुके हैं अपन लोग, है ना, कि जितनी मात्रा प्यूरिन की उतनी ही पिरिमिडिन की रहती है, तो स्टेबिलिटी बना हुआ रहता है डीएनए, ठीक है। अगर एडेनिन की मात्रा, एडेनिन किससे पेयर होता है, एडेनिन पेयर विथ थाइमिन, गुआनिन पेयर विथ साइटोसिन, ये ऐसा बताया उन्होंने। तो इन्होंने ये बोला अगर एडेनिन की मात्रा 22% है तो थाइमिन की मात्रा भी कितनी होगी, 22%, उससे ज्यादा नहीं, दोनों सेम अमाउंट में रहेंगे। अब मान लो ग्वानिन की मात्रा कितनी है, 28%, कितना परसेंट, 28%, तो यहां पर साइटोसिन की मात्रा कितनी रहेगी, 28%, ये बताया, ठीक है ना। चलो, वाटसन एंड क्रिक ने क्या दिया था, याद है, क्या दिया था, डीएनए का स्ट्रक्चर कौन बताए थे, जिसमें आपको याद है हम लोग वो पढ़े थे, मॉरिस विल्किंस और एक कौन थे, रोजालिन फ्रैंकलिन पढ़े थे, है ना। तो वो रोजालिन फ्रैंकलिन क्या है, डेथ हो जाता है तो उनको ना मतलब नहीं वो नोबेल प्राइज नहीं मिलता, ऐसा। तो ये जो वाटसन एंड क्रिक है वो ठेकेदार है, उनको डीएनए के स्ट्रक्चर के लिए ऐसा मिला गया था, है ना, नोबेल प्राइज, इन्होंने ऐसा डिस्कवरी की थी, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो ये सब तो अपन पढ़ चुके हैं ना, इतना क्लियर है ना, हिस्ट्री समझ रहे हो। ये भी डिटेल में देखेंगे पूरा एकदम डायग्राम के साथ, इसके बारे में भी देखेंगे, ये सब पढ़ चुके हैं, ये सब पढ़ चुके हैं। आपको ये दोनों केवल अच्छे से मुझे और बताना है, डीएनए में आगे पढ़ना है, ठीक है, और कुछ नहीं। इसको लिख लो, चलो, कोई समस्या समझने में बताना, ध्यान से सुनना। ये आज की क्लास का लास्ट है, उसके बाद कल से ना न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे अपन अच्छे से, ठीक है। अब यहां पर क्या लिखा है, डीएनए को हम हेट्रोपॉलीमर बोल रहे हैं और ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, हमको मालूम ही है, ठीक है। तो हेट्रोपॉलीमर क्यों बोल रहे हैं, डीएनए के पास जो नाइट्रोजनस बेस है वो सारे के सारे सेम टाइप के रहते हैं,
अलग अलग रहते हैं ना? कौन कौन से हैं वो? चलो मैं ऐसे पूछ रहा हूं कि कितने प्रकार के नाइट्रोजनस बेस मिलते हैं इसमें? दो प्रकार के। कौन कौन से? प्यूरिन एंड pyrimidine, क्लियर है ना? प्यूरिन में कौन कौन आते हैं? एडेनिन एंड गुआनिन, क्लियर। चलो pyrimidine में साइटोसिन और थायमिन, क्लियर है ना? इतना क्लियर है ना आप लोग को? ठीक। तो यहाँ पर हेटेरोपॉलीमर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके पास अलग अलग टाइप के क्या है? नाइट्रोजनस बेस। अगर सेम टाइप के रहते तो इसको बोलते होमोपॉलीमर। सेम है, जैसे कि ग्लूकोज जो बना रहता है, ग्लूकोज एक क्या है? मोनोमर है। क्या है? मोनोमर है ना? अब मैं यहीं पर बोल दूं कि वहां पर एक सेल्यूलोज है, तो सेल्यूलोज पूरा ऐसे ग्लूकोज से मिलकर बना है, तो टोटल वहां पर क्या है? ग्लूकोज ही ग्लूकोज। तो इसको आप हेट्रो बोलोगे? टोटल ग्लूकोज से मिलकर बने, इसको आप हेट्रो बोलोगे क्या? उसको आप बोलोगे होमो। क्या बोलोगे? होमोपॉलीमर। लेकिन यहाँ पर तो अलग अलग टाइप के जुड़ रहे हैं, इस कारण से इसको क्या बोल रहे हैं? हेट्रोपॉलीमर, है ना? डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस, ठीक। अब यहां पर ये है आपके नाइट्रोजनस बेस डीएनए में, ठीक है। और ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर किसका है? एक न्यूक्लियोटाइड का। जैसे यहां पर पूछे ना पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तो पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, तो न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है? वो यूनिट, वो मोनोमर जिससे ये पूरा डीएनए बना है। तो अगर डीएनए को ऐसे दो भाग में काट देंगे ना, दो स्ट्रैंड, ये वाला अलग, इधर का अलग, तो ये जो हिस्सा जो है ना वो यहाँ पर निकाल के रखा है, मान लो ऐसा। ये किस किस चीज से मिलकर बना है? देखो, एक न्यूक्लियोटाइड, फास्फेट, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस, तीन चीज से मिलकर बना होता है एक न्यूक्लियोटाइड। ये क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड। क्लियर? पेंटोज शुगर है, तो शुगर की मात्रा डीएनए में, मतलब शुगर का टाइप जो है डीएनए में अलग और आरएनए में अलग रहता है, मालूम है ना? डीएनए में जो नाम दिया है या फिर आरएनए का जो नाम दिया है उसमें शुगर की मात्रा के हिसाब से, मतलब शुगर कौन सा है उसके हिसाब से दिया है। जैसे आरएनए को हम बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो राइबो वर्ड किसके ऊपर जा रहा है बताइए? शुगर के हिसाब से, उसमें राइबोस शुगर मिल रहा है। डीएनए को हम क्या बोलते हैं? डीऑक्सीराइबोस, उसमें कौन सा शुगर मिलेगा? डीऑक्सी टाइप का, है ना? तो ऐसा ये जो नाम दिया गया वो शुगर के बेस में दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर ये जो बॉन्ड दिए गए हैं ये हम पढ़ चुके हैं, फिर भी इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। तीन प्रकार के बॉन्ड मिलते हैं कि नहीं इसमें? एक को बोलते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये कहां पर मिलता है मालूम है? यहां पर कौन सी जगह पर ये बॉन्ड मिलेगा फास्फोडाइएस्टर? यहां पर और यहां पर, मतलब फास्फेट ग्रुप और एक शुगर के बीच। तो यहां पर जो बॉन्ड बनता है इसको बोलते हैं क्या? फॉस्फेट बॉन्ड। मतलब इसको हम बोलेंगे एक है तो फास्फोएस्टर बॉन्ड। अब यही चीज आगे ऐसे कड़ी बढ़ती जाती है, तो यहाँ पर भी एक शुगर से जुड़ेगा, तो एक बॉन्ड और ये दो बॉन्ड, इस कारण से इसको साथ में क्या बोलते हैं? फास्फोडाइएस्टर। दो है इसलिए, और एक अकेला बोल रहे हैं तो यहाँ पर इसको क्या बोलोगे आप? फास्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है। चलो उसके बाद है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये कहां पर बनेगा? इसको पढ़ेंगे, लेकिन आपको मालूम है ये नहीं, ये देख रहा हूं मैं क्योंकि इसको हम पढ़ चुके हैं पहले, है ना? आपको चीज रिवाइज करा रहा हूं मैं, ऐसे समझ लो, दिमाग में ऐसे थोड़ा सा जोर डालो और याद करो ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहां बनता है, कहां कहां पर? ये और ये, इन दोनों के बीच ये जो धागा बंधा हुआ है ये है क्या? बॉन्ड का मतलब वही है, धागा जो बांध के रखता है। तो यहाँ का धागा तो आपको मालूम है, फास्फेट और शुगर के बीच ये धागा बंधा है, इस धागे को हम क्या बोल रहे हैं? फास्फोएस्टर बॉन्ड। एक है तो फास्फोएस्टर, फास्फोएस्टर, क्लियर? ये ईस्टर बॉन्ड जहां पर ऐसे आता है वहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं, मालूम है ना? फिर भी पढ़ेंगे, ठीक है, आप लोग को याद नहीं होगा तो चलो। यहाँ पर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड यहाँ पर ऐसे बोल रहे हो इस धागे में, मतलब ये एक धागा है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो एक शुगर को और किसको जोड़ के रखा है? नाइट्रोजनस बेस।
लोकेशन मालूम है ना आप लोग, कितना क्लियर है? ठीक है। अब एक बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये है कमजोर बॉन्ड है। क्या है? कमजोर बॉन्ड है। ये कहां पर मिलता है? यहां पर ये देखिए है नाइट्रोजनस बेस, यहां पर ये सब लगा हुआ है। इन दो नाइट्रोजनस बेस को जोड़ने के लिए जो बॉन्ड चाहिए, जो धागा चाहिए, वो है क्या? हाइड्रोजन। ये लिखा हुआ है ना, देखिए। तो ये आपको बॉन्ड क्लियर है ना इतना? क्योंकि हमको ना आगे पढ़ने में आसानी हुई, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इसलिए। ठीक है, ज्यादा दिक्कत नहीं लेना है। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है ना? चलो इसका लोकेशन बता दो फिर। फास्फेट ग्रुप कौन से कार्बन से जुड़ा है शुगर के, और नाइट्रोजनस बेस कौन से कार्बन से जुड़ा है? ये कौन सा शुगर है? पेंटोस। कितने कार्बन होने चाहिए? 5 कार्बन, है ना? ये फर्स्ट कार्बन, यहां पर ऑक्सीजन रहता है ऐसे। ठीक है, और ये है दूसरा कार्बन, ये है तीसरा कार्बन, ये है चौथा कार्बन, और यहां पर जो फास्फेट जुड़ा है यहां पर ये है क्या? 5वां कार्बन। यस, प्राइम मार्क ऐसे लगाते हैं इसको, ऐसे, है ना, याद रखने के लिए कौन सा लोकेशन है। ठीक है, अब आपको क्या मैं पूछा कि फास्फेट कौन से कार्बन से जुड़ा है? पेंटोस शुगर के कौन से कार्बन से? यहां पर क्या लिखा है? ये क्या है? एक बॉन्ड है। यहां पर ऐसे ना CH2OH ऐसा निकला रहता है ना, एक एक्स्ट्रा के रूप में, ऐसे डंडी के रूप में। तो उससे जुड़ता है 5वें कार्बन से। ठीक है, ये ऐसा यहाँ पर 5वां कार्बन है, उससे ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, ये 5वां कार्बन है। इसी से ये बॉन्ड लिखा हूं, इस कारण से कंफ्यूज हो रही है क्या? ऐसे समझाने के लिए था ये बॉन्ड, है ना। बाकी यहाँ पर ऐसे 5वां रहता है, यहाँ से ऐसे जुड़ा हुआ है, मान लो। ठीक है, तो 5वें कार्बन से जुड़ा है फास्फेट, और कौन से कार्बन से जुड़ा है? नाइट्रोजनस बेस, पहले कार्बन से। तो आपको केवल यही चीज ध्यान में रखना है, बाकी सब चीज आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? एक बेसिक चीज है, एक आउटलाइन है इसको समझने का। कल से आप न्यूक्लिक एसिड को पढ़ोगे, मतलब न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ये क्या है? पॉली, और उसके बाद है न्यूक्लियोटाइड। तो कल हम देखेंगे क्या न्यूक्लियोटाइड क्या है, ये किस किस चीज से मिलकर बना है। ये देखो न्यूक्लियोटाइड है, तो हमको अभी नीचे क्लियर हो गया। ये इसका स्ट्रक्चर हम बायोमोलिक्यूल्स में देख चुके हैं, लेकिन यहां पर भी हम देखेंगे ताकि आपको वो याद रहे। बनाना नहीं बनाना आपके ऊपर है, लेकिन स्ट्रक्चर याद रहे ऐसा टाइप का। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखना है, ये तीनों पढ़ के आना कल। पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस, और फास्फेट ग्रुप। ठीक है, क्लियर ना? चलो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं आप लोग से।